उस पूरी ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके कान को आप मसलेंगे, ऊपर से मोड़ेंगे, नीचे से मोड़ेंगे, आपके लिप्स पर आप हाथ फेरेंगे, आपके कपाल पर हाथ फेरेंगे, हल्के हल्के आपकी आंखों पर हाथ फेरेंगे, मुंह में हवा भर के अपने गालों को सहलाएंगे और अपनी चेथी पे भी थोड़ा हाथ फेर लेंगे। अपनी भुजाओं को आप स्वयं दबा लेंगे। ये इससे आपकी जो थकावट आज हुई है वह खत्म हो जाएगी। आप अपनी छाती पर हाथ फेर रख करके ऊपर नीचे गोल गोल घुमा लेंगे, उल्टा सीधा घुमाएंगे और इस तरह से अब अपने पैरों की पिल्लियों को नीचे से ऊपर की ओर मालिश करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर खींच लाएंगे नीचे से, और इस तरह से आपकी थकावट, आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में समाहित हो रही है। अपनी जंघा को ठोंक लेंगे और इस तरह से आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो जी ओम, सभी को पुनः नमन जी। और 9 मिनट ज्यादा हो गए हैं, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी है क्योंकि समय हमने ज्यादा ले लिया। और अभी मेरा विचार है कि 2-4 मिनट और इस कक्षा के ऊपर आप लोग थोड़ी प्रतिक्रिया देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा मैंने क्यों कराया इसको भी आपको थोड़ा सोचना। मैंने उल्टी गिनती क्यों करवाई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी हो। कौन कौन है? की गिनती में दादाजी ऐसा है कि जब आप गिनती गिनोगे तो आपका ध्यान उस पे ही रहेगा और धीरे 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 आपका ध्यान लगता जाएगा उस पे। गिनती इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, ध्यान आपका गिनती पे ही रहेगा। ये ऐसे ही लगा हमको। बिल्कुल सही एक है। जैसे कि हम्म, आदरणीय राउत जी ने कहा था कि आपको कहीं न कहीं धारणा बनाएंगे। सीधी गिनती में क्या है, हम सीधी गिनती यदि बोलते तो हमारा फिर जो है कॉन्शस माइंड काम करता और हमें उस पर कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता, वो फिर चली जाती गिनती। पर उल्टी में हमको वहीं रुकना पड़ा क्योंकि कहीं गलत नहीं हो जाए, इसलिए वहाँ हमें उसी पर के अपना धारणा बनानी पड़ी कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। और और कोई दूसरी चीज, गिनती गिनती दूसरी चीज ये है कि जो गिन आपने ये जो प्राणायाम करवाया है, ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। ऐसे ही प्राणायाम रोज होना चाहिए कि इसमें जागृति, इसमें ही जागृति आएगी जब भी आपको परिणाम परिणाम मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार अगर आप करोगे तो। और वो भी सही प्राणायाम। है कि इसके बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांति से प्राणायाम आपका होना चाहिए। ऐसा हमको आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। जी। प्रणाली जी कुछ कहना चाहती हैं? जी हो। ओम ओम। बहुत सुंदर। हाँ भैया, रमेश दादू, आपका ऐसा कटाक्ष रहता है कि प्राणायाम करते वक्त आप एकाग्र हो जाए और कौन सी भी उनमें व्याधि ना है। इसलिए आप जोर से बताते हो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलना। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्राणायाम हमारे अंदर के मन मस्तिष्क को मजबूत करता है। ओम प्रणाम। जी 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 जी। आपका आपका आदरणीय मेहरा जी, प्राणायाम जो आपने कराया वो बहुत सुंदर रहा। उसका बहुत ही, जब ध्यान लगा करके आंख बंद करके जो आदरणीय डॉक्टर राव जी ने मार्गदर्शन दिया, वो उसमें बहुत आनंद आया। बहुत वाकई में जो है जैसा होना चाहिए प्राणायाम। लेकिन आपने जो उल्टी गिनती कहा, वो उल्टी गिनती जो है हमारे उसमें नहीं उतरी है, क्योंकि गिनती में दिमाग गिनती में चला गया। हमें दिमाग लगाना था प्राणायाम में, ईश्वर में दिमाग लगाना था, तो वो हम दिमाग लगाया है। गिनती में अगर हमने उल्टी गिनती गिनी तो वो पूरा वहीं ऊर्जा लग जाएगी और हमारा ध्यान जो है विचलित हो जाएगा। इसलिए जो आपने पहले कहा कि आंख बंद करके और ध्यान लगा करके प्राणायाम करो, तो वो ज्यादा, अभी बाद में आपने जो कराया, जैसे भ्रामरी कराई, उद्गीत कराया, उसमें जो आनंद आया
तो उल्टी गिनती के जगह अगर अपन जो है ध्यान लगा करके मौन होकर के, जैसे आपने कहा नहीं कोई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो है प्राणायाम करें, प्राणायाम में ध्यान लगाएं, तो ध्यान लगाने में तो बहुत अच्छा है, आंख बंद करके प्राणायाम करें, ये अच्छा है। लेकिन अगर गिनती के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो दिमाग गिनती में चला जाएगा। इस पर सदन का क्या राय है जी? आदरणीय मैं कुशवाहा गलत कह रहा है या सही? आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। दैनिक कुसुम दीदी का भी हैंड रेस है जी। जी प्रणाम सबको। आदरणीय दादू जी को भी बहुत प्रणाम, बहुत अच्छे से सब कुछ कराया। प्राणायाम करते समय सांसों पे ध्यान रखना है। जो आप आराम से धीमे धीमे सांस लीजिए, बहुत धीमी गति से, और बहुत धीमी गति से सांसों को छोड़िए, और ध्यान आपका केवल सांस पे जाना चाहिए। तब धीरे 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 सांस से ध्यान हटते हुए हम शांत हो जाते हैं अंदर से, मन से। तो और कुछ भी बोलना नहीं है, किसी दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। और हम जब अपने योगा हर सत्संग में हम सारे सब मिलके जब प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देख के एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स ना करें, आप अपना करिए। जिस समय हम शुरू करते हैं उस समय ये समझिए कि बस मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं और मेरा शरीर और मेरी अंदर की आत्मा। और जिस प्राणायाम करते समय हमेशा सांसों को वहां तक ले जाइए जहां तक, और केवल सांस पे ध्यान दीजिए। ये मेरा विचार है, हो सकता है उसमें भी कुछ कमी हो, तो इतना बस मैं बोलूंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर कुसुम दीदी, बहुत बढ़िया कहा। बताओ डॉक्टर, डॉक्टर बोलो, डॉक्टर आओ जी। मैं बोल रही हूँ, अब तो ये कह रहा है कि इनकी सांस चली गई है, तो ये सांस कहाँ से दिखे? दरअसल रमेश चंद्र जी स्वागत है। हमारे योगाचार्य जी ने बहुत बढ़िया प्राणायाम करवाया। देखिए, प्राणायाम करने में वही बात होती है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो आसन बराबर लगाना चाहिए, और आंखें हमारी जब भी प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद रखनी चाहिए। ये तो नियम ही है। आंखें खुली करके करोगे तो कहीं पर आपका प्राणायाम होगा ही नहीं। ये तो पहली बात ये है। और जो बात गुरु जी ने बताई या फिर डॉक्टर रावत जी ने बताई, या फिर हमने अभी तक जितने सालों से, हम 15 सालों से कर रहे हैं, तो सबने अपने अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। किसी को देखना नहीं है। सबसे पहले जो कुसुम दीदी ने कहा है, वो अपने आप को देखना जरूरी है। अपने आप को देखिए, अंतर मन को देखिए। अंतर मन जब जागृत होगा तब हम आंखें बंद करेंगे, तभी हमारा अंतर मन जागृत होगा। जो हमारी यहाँ पर तीसरी आंख होती है, यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहां पर हमें पूरा कंट्रोल होना जरूरी है। और जब हम करेंगे आंखें बंद करके, और जो भी हमारा आसन लगाकर करोगे, तो पूरा जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी मेरा बस ये था, भाई साहब ने प्रश्न मुझे, तो मैं असली में हास्यासन के उसमें चला गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और चलिए मैं अभी, मेरा माइक बंद हो गया था और मेरी बात रह गई अधूरी, और इसलिए प्राणायाम करते समय हमें वो ध्यान देना जरूरी है। और बहुत बढ़िया ध्यान करवाया। और जब ध्यान अपने आप ही लगता है, देखिए आज हमने जो प्राणायाम किया है ना, ध्यान लगाने में हमें बहुत कष्ट होता है, मगर इस तरह से अगर हम ध्यान धारणा करेंगे ना, प्राणायाम जब होगा हमारा सही बराबर, तो ही हम ध्यान धारणा कर सकते हैं। और आज हमने लास्ट में महसूस किया है, पूरा हमारा जो हमारा प्राणों पर आयाम जो कहा है वो बराबर हो रहा था। हमने आज्ञा चक्र पर पूरा का पूरा ध्यान हो गया था। तो इस तरह से हमारा पूरा हो सकता है, अगर हमने इस तरह से कंट्रोल किया तो अपने आप को। तो चलिए, बहुत बढ़िया, हमें आज अच्छा लगा। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, सुंदर, इसी तरह होना जरूरी है जी। जैसे गिनती होना जरूरी है कि नहीं है?
गिनती। 1 सेकंड, हाँ वही जी, भाई साहब। गिनती में मैंने नहीं किया आज, मैंने गिनती में किया ही नहीं, मैंने जिन्हें कहा मगर मैंने गिनती में किया नहीं, मैंने अपने आप अपने श्वासों पर ध्यान देकर किया है, इसलिए मैंने गिनती में नहीं किया आज। आपने नहीं किया, लेकिन इन्होंने सदन से तो कराया गिनती करके, वो ठीक है या गलत है? सही है। आदरणीय, मैं थोड़ी सी वो उस पर अपन और चर्चा करेंगे, लॉजिक हम बताएंगे। अभी आदरणीय रोशन लाल जी राव सर का हैंड रेज है, वो आए जी। उसी पर मैं कह रहा था, आपको धारणा बनाना है। आप ओम ओम कर सकते हैं, दादू ने उल्टी गिनती करा दी, तो आपको धारणा बनानी है, तो धारणा पुष्ट करना है। धारणा जितनी पुष्ट होगी आपका प्राणायाम उतना पुष्ट होगा। उस श्वासों पे ही अगर आप कुछ भी करेंगे, ओम भी करेंगे, आप इधर उधर नहीं भटकना है। क्या है, जो आपके चैतन्य में जो रहता है वो, उससे आपकी धारणा, आपका जो ध्यान है वो भटकता है, और अचेतन को अगर आप लाओगे तो आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप कुछ नया सोचते हैं तो आप अंतर तक जाते हैं, थोड़ा ऐसा मेरा सोचना है जी। ओम। डॉक्टर साहब स्पष्ट जवाब दो, आप ये घोल बोल नहीं। आप ये बताओ कि प्राणायाम के समय उल्टी गिनती गिनना ठीक है या गलत है, या सही है या नहीं? देखिए, मैं इसका आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अब करवाया मैंने है और इसलिए इसका जवाब मुझे देना है ना। सब लोगों ने जो अलग अलग महसूस किया है वो सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही है कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, और ये हर बार हम कहते भी हैं, परंतु हमारे जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। यदि मैं आप केवल बैठ जाएं और करते रहें, आपने, चूंकि वो आपका ध्यान केवल गिनती पर था, आप जैसे ही 60 के नीचे आते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी गिनती चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि आप उसमें डूबे नहीं, इसलिए आप गिनती पे अटक गए। 60 के बाद आगे आते आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं क्या, कौन, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, और धीरे धीरे अपने आप वो चीजें समाप्त होते जाती है। हमें गिनती को नहीं पकड़ना, हमें पकड़ना है कि उसको करते करते हमारा ध्यान एकाग्र हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उसके पीछे भाव है। भाव ये नहीं है कि हमें सोच है एक तक गिनती पढ़ते आना बिल्कुल सही, ये नहीं है जी। ओम जी। ओम, धन्यवाद। असली में वही है कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, पहले ही दिन में, एक दिन में नहीं हो जाता है। जब तक हम उसको सतत अभ्यास करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक वो हो जाती है कि जैसे ही आपने आंख बंद करी, आपका ध्यान पूरा एकाग्र हो जाता है आज्ञा चक्र पे, और फिर आप ध्यान से आगे भी बढ़ जाते हैं। आपको अपने आप का अनुभव नहीं रहता है कि भाई हम कौन है, क्या है, और फिर हम उस योग का असली उद्देश्य पे पहुंच पाते हैं जी। और जैसे ही कपालभाति में आपने देखा होगा कि यदि आप ओम 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 करते जाते हैं तो इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आपको आपके शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसा मैंने महसूस किया है, आप दूसरे लोगों ने क्या किया मुझे मालूम नहीं है जी। हमारे हाथ पांव स्वयं जो है कांपने लगते हैं जी। कृष्ण कुमार जी ओ अगले सत्र में चले, तो चल रहा है, अगली सत्र चल रहा है डॉक्टर वही साहब। चल रहा है। ये सत्र ही है डॉक्टर साहब, ये सत्र ही चल रहा, धारिक सत्र है। आगे यादव जी हैं क्या यार, जो महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी जो कह रहे हैं ना, मेरी ये मानना है, मेरी ये धारणा है कि मैंने योग, आसन, प्राणायाम आप लोगों से ही सीखा है। पहले मैं नहीं करता था, आप 4-6 महीने मुझे करते हुए हैं, मगर मैंने 3 दिन बाबई में जो परमार देव जी के साथ जो प्राणायाम, योग, आसन जो किए और उन्होंने जो क्रिया करवाई है, तो वो कोई भी प्राणायाम करो, कोई भी आसन करो, मौन रहकर कोई भी आसन नहीं किया जाता। संचालन किसी को भी करना चाहिए। जैसे यादव जी ने बोला था कि मैं नवदा भक्ति करूं, तो महाराज जी ने मना कर दिया, तो ये गलत किया मना, महाराज जी ने नहीं करना था मना। संचालन हो तो बोलते रहना चाहिए, कोई भी आसन में, कोई भी क्रिया में संचालन किसी को भी करना चाहिए, करना जरूर चाहिए।
ये मेरा मानना था। जी ओम। अरे ऐसे नहीं करो भाई। ये जो है ना, ये इसमें जैसे कुछ हो गया तो एक दूसरे को वो नहीं। आदरणीय, बहुत बढ़िया। कृष्ण कुमार शिविर था, शिविर में नहीं बोलेंगे हैंड तो रेज होगा है। क्या? वो तो शिविर था, वहां लाखों पब्लिक बैठी, वो ये थोड़ी कहेंगे चुपचाप बैठो। वो शिविर था, उनको तो बोलना है। अरे अपने को अपने की शक्ति जागृत करना है, इसलिए मौन रहना चाहिए। आदरणीय कृष्ण कुमार जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, भी आए। ओम नमन बंधन सदन को मेरा सत सत नमन है। ये जो मेरा ऐलान बज गया, ये जो है ना, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति से प्राणायाम करना चाहिए। आज 5 साल पहले स्वामी जी बोल रहे हैं, उसके पहले तो 1 सेकंड में एक बार और 2.5 सेकंड में एक बार और हिसाब किताब था। लेकिन अब ध्यान, धारणा और मौन रह करके और उल्टी गिनती करके, यदि आपको ध्यान नहीं लग रहा है तो हम सबों को, मेरा अपना विचार है कि आप तीव्र गति से कीजिए। न मौन रहने की आवश्यकता है, न ध्यान लगाने की आवश्यकता है, न धारणा लगाने की, न उल्टी गिनती करने की। तीव्र गति से तब करेंगे जब आप पूर्ण स्वस्थ हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि यदि हम तीव्र गति से करेंगे, तीव्र गति से, हमारा योग सूत्र भी कहता है तीव्र में गति संवेगानाम समाधि, यानी तीव्र गति से करेंगे तो अपने आप जो है समाधि की ओर आप बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही है। जी ओम। जी ओम। मुख्य बात ये है कि जिसको जो सही लगे, जिसके लिए, जिसके शरीर के लिए जो सही है वो करना है। एक नियम सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता है, योग में हो चाहे स्वास्थ्य में हो। जिसकी जैसी उम्र है, जिसका जैसी प्रकृति है, जिसको जैसा रोग है, और जो जिस उद्देश्य से कर रहा है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उनकी सारे बैलेंस है, सब कुछ, वात पित्त कफ सब कुछ बैलेंस है और एकदम स्वस्थ है, वो सब गति से कर सकता है। तेज भी गति से कर सकता है, धीमी गति से भी कर सकता है। किंतु जिसके पास किसी प्रकार का रोग है या कोई किसी अलग उद्देश्य से वो काम कर रहा है, तो उसको उस तरीके से करना है, उस विधि से करना है। नहीं जी, तो जी। एक नियम नहीं लागू हो सकता है सबके ऊपर। यह हमारे वैसे भी योगा सत्संग में सभी उम्र के हमारे सदस्य लोग हैं, सभी उम्र के भाई बहन है, महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, अलग अलग एज है। इसलिए एक हार्ड एंड फास्ट एक नियम सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता। आप अपनी प्रकृति देखिए कि मुझे क्या सही लग रहा है, वो करिएगा। जी धन्यवाद, क्षमा करें। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर, सही, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बहन जी। बहुत बढ़िया। ये तो हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करना ही चाहिए। ये तो चूंकि बताने वाला बता रहा है। आदरणीय जी ओम। शरद आवाज वर्मा नहीं जी। आई दादू? हाँ बोलो। आवाज नहीं आई आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप सादर आमंत्रित हो। अरे आदरणीय कृष्ण कुमार जी का कुछ रह गया है। अच्छा, हाँ बोलो। फिर इसके बाद बता लो, कुछ रह गया क्या आप? आदरणीय कृष्ण कुमार जी कुछ और बोलना चाह रहे थे क्या? जी हाँ, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो जोड़ी थे, हमारे आदरणीय स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा जी जिला प्रभारी, वो भी थे, मैं भी जिला प्रभारी हूँ। और मेरा जो है उसी उम्र का मैं हूँ, हमसे वो छोटे ही थे। तो अभी मैं और क्या कहूँ, इस ग्रुप में लग रहा है कि थोड़ा सा हम भी वरिष्ठ जैसा लग रहे हैं। और यार मेरे तीव्र गति वाला, और तीव्र गति में ही मैं करता हूँ, और ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद जी। आपकी उम्र कितनी है? ये अप्रैल में 72 हो जाएगा और कुंडली तो में ये दादू 73 हो तुमसे जाएगा। बड़े हैं भैया, 78 साल के हैं जी विनय काका जी, दादू जी, कुसुम भारद्वाज जी, कई आपसे बड़े हैं। आप इसके लिए चिंता नहीं करें कि आप सबसे बड़े हैं। धन्यवाद सर, क्षमा आप कीजिएगा, छोटे हैं। क्षमा कीजिए। सभी गुरुजनों को मेरा नमन बंदन है। हाँ, आप डरिए नहीं कि आप बड़े हैं सब में, ठीक है? आप छोटे हैं अभी सब में।
कुशवाहा जो जी थे ना, उन्हीं के साथी थे हम। ठीक है जी। नहीं कोई चिंता नहीं करो, वो उनका क्या है, लंच में इन्फेक्शन आ गया था, लंच में टीबी में आ गई थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खांसी आती रही और बीच बीच में वो लास्ट में उनके घर वालों ने नहीं मानी और कीमो करा दिया, जिसकी वजह से वो चूंकि अब वो अपने बीच नहीं रहे। आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, आप तो मस्ती से खुश रहें और करते रहें। जी आदरणीय शरद भैया। जी मेरा ये मानना है कि जो अभी जैसे उल्टी गिनती पे बात चल रही थी, तो जो बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत पुराने, मेरे ख्याल उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसों को उल्टी गिनती की जरूरत है, क्योंकि अभी हम प्राइमरी में हैं। तो प्राइमरी के लिए तो भैया उल्टी गिनती चाहिए। अभी हमारा मन भटक जाता है ना, इधर करते हुए उधर काजू रखें तो उधर चला जाता है, तो वो हटे तो नहीं मन। इसके लिए मेरे ख्याल ये जरूरी, पहली दूसरी तीसरी के लिए मेरे ख्याल उल्टी गिनती जरूरी है। और जो बहुत अच्छे साधक हैं उनके लिए गिनती शायद जरूरी नहीं, क्योंकि वो बहुत दक्ष हैं, जैसे मुन्नीलाल सर जी हैं, तो उनके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साधक हो गए। अब हम लोगों के लिए तो चाहिए ना अभी गिनती। जी ओम प्रणाम। बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं को भटका लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शरद भैया, काजू किशमिश नहीं रखना है। लेकिन जो दादू ने बताया आज वैसा किया, तो हमारे तो सामने बिंदु था, एक लौ जल रही थी बिल्कुल, और मैं जब ध्यान कर रहा था, उल्टी गिनती नहीं कर रहा था लेकिन ध्यान कर रहा था, तो बड़ा आनंद आया। आंख बंद करके और ध्यान किया तो वाकई में जो है ऐसे नहीं, लगा आप साधक है साहब, आप साधक हो, आपने नहीं 12th क्लास पास कर ली, अभी हम तो पहली आप दूसरी में हैं। आप बड़े साधक हो, आप प्रधान हो, आप लगातार गायत्री यज्ञ कर रहे हैं, गायत्री माता की आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, सही बात है जो सही कहिए। ऐसा जो जो आप तो ये अपने को आप कह रहे हो, आप बड़े आराधना और साधना आप करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो आदरणीय अपराध आगे इसलिए गुरुदेव कि जिनका मन भटकता है ना, उनके लिए गिनती, जैसे मान लो हम माला भी करते हैं ना, तो सामने सुपारी रख लेते हैं, जिसकी जैसे माला गिनती नहीं वो गिन पाता कि भैया मैंने 10 करी कि 20 करी, तो क्या करते हैं वो सुपारी रख लेते हैं अपने पटे, है ना। जैसे 20 माला हो गई तो 20, तो वो अपने गिनती के लिए उन्हें रखते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं लास्ट में 24 बार गायत्री मंत्र करो, है ना, तो कई लोग उंगलियों पे जैसे हाथ पे चलाते, एक ऐसा नहीं हो कि 25 बार हो जाए, वो ये सोचते हैं कि भैया एक बार, अरे भैया एक बार ज्यादा हो जाएगी, उसमें क्या नुकसान, नहीं, वो हाथ से गिनेंगे 1 2 3, जब बिल्कुल 20 हो जाएगी तो रोक देंगे, भैया हो गई 20 हो गई, रोको। तो आपका दिमाग हाथ पे चला गया ना शरद भैया, आपका ये कहना है कि वो दिमाग हमारा हाथ पे चला गया जी, तो आपकी गिनती पे दिमाग चला गया ना। प्राणायाम का जब अब कर रहे हैं प्राणायाम, और दिमाग कहाँ है आपकी गिनती पे? नहीं तो वो बहुत साधक के बात है ना, वो 12वीं पास वाले के लिए। गिनती मत फंसो, कोई मिलाते हैं धारणा और ध्यान पर बात करो, गिनती मत फंसो भाई, आगे बढ़ो जी। तो आप किसी का हैंडल नहीं है, सबने प्रतिक्रिया दी, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबने बहुत अच्छा किया, इसके लिए भी धन्यवाद। अब द्वितीय सत्र में आदरणीय मुन्नीलाल जी आएंगे और वो सामान्य चर्चा करेंगे। जी आदरणीय मुन्नीलाल जी आए और मुख्य वक्ता के रूप में अपनी चर्चा प्रारंभ करें। आदरणीय यादव जी। अरे अभी हास्य आसन होना है, डॉक्टर साहब का रह गया है, और फिर जो है सिंहासन होना है, वो हमने आपको सुपुर्द कर दिया, आप जो चाहो कराओ। और इसके बाद जो है योग शिक्षक को ताली बजना है। हाँ, कितना बढ़िया ध्यान कराया आज, ऐसा थोड़ी है, आज जो है बोलते चार्जर में लगा के मोबाइल, और फिर बोले देखो कुछ नहीं, हवाई आवाज सुन के करो, है। तो कई लोग कह रहे दादू दिखाई नहीं रहे हो, उन्हें पता ही नहीं था कि इनका मोबाइल चार्ज पे लगा है। ये सारी चीजों पे आज अभी डॉक्टर साहब शुरुआत करें आप। डॉक्टर साहब सिंहासन करना है कि हासासन? ऐसा थोड़ी है। जाओ शेरो, शेर हाँ
दादू क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? दादू क्यों नहीं कर रहे हैं सिंहासन? हैं? कि कोई करने नहीं दे रहा है? थोड़ा मोबाइल रखो चार्ज पे, जितना ही रहता है। शेर माइक बंद है। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर ये कराया। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के लिए आज तालियां बजा करके और उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत सुंदर योग कराया आपने, आनंद भी आया। और जो है क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ है कि मोबाइल लगा दिया प्लग में और योग करा दिया, इधर से मेरी आवाज सुन करके योग करें। बहुत बढ़िया। चलिए अब जो है आगे जो है कुछ चर्चा, क्या डॉक्टर साहब विषय क्या है? सामान्य चर्चा है भाई साहब। जी जी जी। अच्छा, चलिए सबको प्रणाम, ओम। और कुछ मनोरंजक बात भी हो रही थी, कुछ कल कारगर मुन्नीलाल सर जी एक बात बोलूं क्या? कल मैं स्वागत है आपका। कल एग्रीकल्चर का बजट आना है और बजट जल्दी आना है, कल तो नहीं आना पर एक दो तीन दिन में। तो बजट में क्या चीज आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, इस पर सुझाव मांगे गए हैं, तो आप लोग भी सुझाव दीजिए। अब तक तो डिसाइड हो गया होगा भैया। हम लोगों ने इस बार रखा है कि भाई विश्वविद्यालयों को पैसा मिलना चाहिए, केवी के नए खुलना चाहिए। जो आपने लक्ष्य रखे हैं, जो अनुदान पात्र हैं, उनको ज्यादा लक्ष्य होने चाहिए। और एक फेंसिंग का रखा है। उद्यान विभाग के लिए हमने दिए सुझाव कि जो 1 महीने लाइट बंद हो जाती है गेहूं के समय, उस समय बहुत सारे बगीचे जल जाते हैं और पानी नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए उद्यान विभाग के माध्यम से सोलर का जो है सोलर आना चाहिए, क्योंकि 1 महीने लाइट बंद होने से काफी बगीचे वालों को भारी नुकसान होता है। दूसरा, जो 5 से 10 HP के कनेक्शन है, वो जो छोटे छोटे उद्योग किसान लोग लगा रहे हैं, जैसे किसी ने आटा की चक्की लगाई है, तो इसको कृषि में लाना चाहिए, इसको उद्योग का दर्जा में से हटाना चाहिए। उससे न भारी बिजली चुकानी पड़ती है और गांव में लाइट भी नहीं मिलती। ये चीजों के ये ऐसे सुझाव इसमें भेजें। ये बहुत बढ़िया सुझाव है भैया। निश्चित रूप से 10-10, 5-5, 7-7 हार्स पावर की मोटरें लगी है और बाद में उसका उपयोग होता नहीं, बिल भी देते हैं। तो ये जो 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर के छोटे छोटे उद्योग जो है वहाँ पर चल सकते हैं। उसके लिए भले वो वहाँ मीटर दे दे, पर इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी विचार है जी। जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, ये प्रदेश लेवलों की समस्या है और ये समस्या जाने चाहिए। क्योंकि ऊपर जहाँ पे जैसे जो नीति बनती है, तो वहां शुद्ध किसान नहीं बैठता, वहां पे जो बैठता है वो मिक्स किसान बैठता है। तो इसमें फिर बहुत सारी योजनाओं में अभी डीबीडी चालू नहीं हुआ है, तो वो भी डीबीडी चालू होना चाहिए, किसान के खाते में सीधा अनुदान जाना चाहिए। तीसरा, जो सरकारी योजनाओं में जो मशीनें खरीदी जाती हैं, उनमें सरकारी संस्थाओं से ली जाती है, जैसे एमपी एग्रो है, कृषि अभियांत्रिकी है, तो ये विभाग बंद करने चाहिए। इनसे आप अनुमानित करके जो चीज है, जो ट्रैक्टर लेना है किसान को, अब वो अगर कृषि अभियांत्रिकी के उस पर लेगा तो पहले ही उसकी एक कीमत 1 लाख कीमत बढ़ी रहती है। तो किसान कहीं से भी ले, उसको छूट होना चाहिए, वो अपने छूट के माध्यम से ले जहां से भी उसको लेना हो, और अनुदान वो किसान के खाते में डालो। कंपनी के खाते में टोटल बंद होने चाहिए अनुदान।
कोई ले या ना ले, कंपनी के खाते में अनुदान टोटल बंद होगा जब ही कृषि विभाग ऊपर जाएगा। ये चीजें बहुत तेजी से आनी चाहिए। और अनुदान के जो पात्र किसान है उनकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे मान लो अब भूसा मशीन नर्मदापुरम में आई तो 20 मशीनें आई। अब आप इतना बड़ा आगी भुजाने पर इतना काम कर रहे हो, लाखों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है आगी के नाम पे, लेकिन जब उसकी पात्र किसान को जब मशीनें देने का नंबर आता है तो 20 मशीनें दे रहे हो आप एक जिले में। भाई आप 100 मशीनें क्यों नहीं देते जिससे आग पूर्णतः रुके? और भूसा मशीन जितनी चलेगी उतना भूसा बनेगा, उतना गाय को अपने इनको मिलेगा गौ माताओं। आज भूसा का जो रेट है वो 7.5 रुपए है और ट्रांसपोर्ट मिला के 10 रुपए पड़ रहा है गवर्नमेंट को डेयरी में भूसा। अब इस हालत में कैसे सरवाइव रहेंगे? तो जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं में कम से कम कुछ स्थानीय किसानों को शामिल करें तो उसमें हो। और दूसरा जो कृषि विभाग में जो मंत्रालय में जो आदमी आते हैं वो कृषि से जुड़े आने चाहिए। ऐसे मंत्री बनते हैं जिन्हों को यही नहीं मालूम प्याज नीचे लगता है कि ऊपर लगता है, वो कैसे उसको सरवाइव करे आप बताओ। दूध डेयरी में जो मंत्री आया उसको गाय लगाना तो मालूम होना चाहिए, उसको मालूम ही नहीं गाय लगती कैसे क्या होती, जानता ही नहीं। उसको आपने दूध मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री उसको बना दिया, उसको मालूम ही नहीं कि गोभी ऊपर लगती कि नीचे लगती। अगर उससे 10 क्वेश्चन मेरे करा दो, अगर वो 10 का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा। या इस योगाहार से क्वेश्चन करवा दो आप उसके और वो आंसर दे दे। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसे चीजें क्यों है? योग मंत्री वो बन गया जिसको योग कराना ही नहीं आता। बताइए अब आप, आज तक उसने योग करके नहीं दिखाया कभी कि मंत्रालय का भैया जी योग मंत्री है तो ये योग कर, उसने आज तक नहीं दिखाया कभी। कम से कम ऐसे मंत्रालय में ऐसे व्यक्ति चुने जाएं जो उस मंत्रालय से जुड़े तो हों, मालूम ही नहीं उसको। एक इंजीनियर को आप अगर रोड मंत्री बनाते हो तो वो बनाएगा रोड, अब उसको मालूम ही नहीं मिट्टी डालना है, काली डालना है कि पीली डालना है, डलते जाओ, ये डालो मिट्टी डालो। पता चला पूरा NH-46 बैठ गया, पूरा हाईवे, और खत्म काम। अभी हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी आए थे, उनको इतनी गुस्सा आई कि वो जो रास्ते के विधायकों ने उनके लिए सम्मान के मंच बनाए थे तो वो रुके भी नहीं इनकी रोड देख के। उन्होंने बोला कि आप कैसे विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक, तुम्हारे यहाँ की रोड बन रही है और आपने रोडों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, पूरी रोड ही बैठ गई तुम्हारी। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होना चाहिए इसमें। कम से कम कृषि प्रधान देश में कृषि का आदमी तो बहुत अच्छा चुना जाना चाहिए। आपके कमिश्नर हैं, आपके जो बैठे हुए हैं, वो खेती के बारे में जानते कि नहीं? उनके पास है कि नहीं 2-3 एकड़ जमीन? उनने कभी गए हैं कि नहीं गए खेत? कभी उनसे पूछा तो जाए कि भैया आप कभी खेत गए? डायरेक्टर तो बन गए एग्रीकल्चर। एक आरईओ से पूछा गया कि भैया 1 पत्री 2 पत्री में अंतर बता दो। बोले साहब मैं तो बीए से भर्ती हुआ हूं। उसने मंच पे बोला साहब हमें क्यों दी गई पोस्ट, हमें नहीं देते, हम तो नहीं आते, हमें नहीं मालूम। स्पष्ट बोला उसने। अब आप बताइए। कल जो है भैया जी। तुलाराम जी पटेल कह रहे थे जो मैडम गई उनसे उन्होंने पूछा कि बायो पे आपका क्या विचार है, तो कहने लगे हमें मालूम ही नहीं है बायो लो। ये और तो समझते हैं। और टीम घूम रही है पंचायत। उन्हें मालूम, मतलब जो जैविक का प्रचार कर रहा है उसको मालूम ही नहीं, मुझे जैविक के विषय में उसको नॉलेज ही नहीं है। हाँ, ये तो बोलो कल की घटना भाई साकेत में जो थी, मैंने कहा कि भाई क्या आपके यहाँ आ गई? कहने लगे आ गई टीम। ये स्थिति है और टीम घूम रही है। तो भैया कम से कम एक नॉलेज वाला आदमी हर विभाग में उस डिपार्टमेंट का रखा जावे। अच्छा, कई तो ऐसे मंत्री कांग्रेस में भी 70 साल बोई थे और अब बीजेपी में भी 70 साल बोई है। बताओ, रिटायरमेंट हुए ही नहीं।
अब बताओ वो कितना बड़ा आदमी है जो कांग्रेस के 70 साल में भी वही रहा और बीजेपी के 70 साल में भी वही है। अब बताइए, जनता ने नेता तो बदल दिए पर अधिकारी तो बदला ही नहीं। तो जनता भी देखो, पहले वो कांग्रेस से विधायक बना, कांग्रेस से मिट गया और भाजपा में आ गया, फिर वहीं से चुनाव लड़ा तो जनता ने फिर भाजपा से उसको विधायक बना दिया। आप क्या करें बताओ? नहीं वो हाँ, वो भी है। और साहब आप अधिकारियों का तो देखो एक पीएस साहब मिले तो बोलते साहब मैं पहले 50 साल से पीएस हूँ बोले मैं। अरे मैंने कहा साहब आपको बहुत प्रणाम बोले बताइए, मैं इतना अनुभव है मेरे को, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी मैंने निकाल दी, पूरी समता पार्टी निकाल दी, अब मैं पूरी बीजेपी निकाल दे रहा हूँ, मुझे इतना अनुभव है। ये जो सेटिंग वाले लोग हैं, जहां माल मिलता है वहां कोई पार्टी आ जाए उनकी सेटिंग रहती ही रहती है। बस ये हाल है। तो बस आप ये जान लो और राम राम करो, अपनी चर्चा करो, इस पे कोई नहीं है। ये जो बजट पे चर्चा करेंगे, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल रावत जी और कृष्ण कुमार जी का हैंडल से इसके आदरणीय रावत जी रावत जी डॉक्टर साहब। ये सही जो बात चल रही है थोड़ी ज्यादा ऊपर चली जाती है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि सबको मालूम है अंदर खाने में क्या हो रहा है, सब घर घर जानते हैं, सब जानते हैं। तो उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करें, नहीं तो वो फिर 2-4 दिन चलेगी, फिर भी कुछ निकलेगा कुछ नहीं, ये बिल्कुल तय है। तो एक चीज जो शरद भैया ने बोली थी, ये इसमें सोलर जो वो पैनल लग रहा है भैया, इनको जरूर उसमें जो आपने बोला ना, वो जरूर इसको उसमें कर दें पूरा सोलर को, क्योंकि सोलर की सर वो क्या होता है, 1 महीने जब बंद रहता है ना, जैसे 1 महीने गेहूं कटने को आया तो लाइन वाले 1 महीने लाइट बंद कर देते। क्योंकि मैं खुद भी है, मेरे खेत में 1 एकड़ मेरा नींबू का बगीचा था, मेरे सामने जल गया। मैंने जब से हमारे यहाँ पे लगभग 20 साल हो गए, आज तक आग नहीं लगने दी पूरे एरिया में। और हम लोगों ने यहाँ पे जब डीडीए से विशेष प्रयास से काफी भूसा मशीन दिलाई, लेकिन आज भी जो मोदी जी की इच्छा है कि डीबीडी पूरा होना चाहिए, लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से डीबीडी नहीं हो पाया, आज भी व्यापारियों के कब्जे में है। नहीं, डीबीडी में बहुत जरूरी है ये हो जाए और किसान को स्वतंत्र कर दिया जाए। बहुत सारी स्कीम में हो गया है, पर बहुत सारी स्कीम में आज भी वही है। आज भी जैसे आप जाते हो सर एक पाइप देखो, एमपी एग्रो से लाते हो तो 740 रुपए का पाइप है, और वही आप देखिए एक अपन प्राइवेट डीलर से आप अगर वो लेते हो, पाइप लेते हो, तो वो 650 रुपए का है। अब 75 रुपए उसमें एमपी एग्रो का चार्ज लग गया। फिर वहाँ किसान को क्या रहता है कि ये नहीं मिलता कि क्या चीज लेना, एक ही चीज, जो चीज एमपी एग्रो में जिसने सप्लाई करी वही चीज लेने के लिए अनिवार्य हो जाता किसान बेचारा। तो उसको छूट मिलना चाहिए कि बाजार से ले, और डीबीडी भाई किसान का अनुदान किसान के खाते में जाए। पहले वो यांत्रिकी के खाते में जाता है, फिर वो फलाने के खाते में जाता है, फिर आके वो किसान के खाते में आता है। इसमें सर भैया ये बाकी में तो अभी बहुत कम हो गया, पर सोलर में क्या है, रेट वेरिएशन बहुत है। मतलब 1.5 लाख में आपकी सोलर लग जाती है, वो सोलर का जो गवर्नमेंट रेट है वो 4 लाख के करीब है। तो वही बात तो है ना सर, वही मतलब ये बड़ी वेरिएशन बहुत है। तो उसको अगर डायरेक्ट किसान को दे दे तो वो अपना लगाए, जैसे भी लगाए, उसका वेरिफिकेशन अच्छे से करो, मॉनिटरिंग अच्छे से करो कि सही लगाए। अरे मॉनिटरिंग बहुत तगड़े से कराना चाहिए सर, मॉनिटरिंग पे ज्यादा जोर होना चाहिए, उस पे उतना मतलब वो बिल्कुल वो बहुत फोकस्ड हो कि पूरा फोटो अपलोड हो, उसमें वेबसाइट माल सप्लाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे सर, वो चेकिंग पे नहीं देते वो तो। अच्छा शरद भैया, एक हमारे स्वार्थ की बात थी, क्योंकि अब बात हो ही रही है, आपने बोला केवीके को वो करे, तो केवीके की हालत ये है अभी कि तनख्वाह नहीं मिल रही है हम लोगों की। सर हमने पहला पॉइंट रखा कि जो कृषि विद्यालय है उनको उनका बजट कम से कम 4 गुना होना चाहिए। आज तक उनका बजट नहीं बढ़ा, कम होते जा रहा है, जो पहले से कम और विद्यालय का बजट है वो बढ़ नहीं रहा है। और केवीके में अभी क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीजें काट दी है, तो उसको भी जैसे आप आदरणीय मामा जी से आपकी चर्चा हो तो बोलना इन लोगों की प्रॉब्लम ठीक करो, बहुत बुरी स्थिति में है केवीके के लोग।
जी 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 पूरे देश भर की कह रहा हूँ, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में स्थिति बहुत खराब है। जी जी हाँ, 2 महीने 3 महीने, मतलब बोलते वहां पे जो ICR वाले बोलते हैं कि 12 महीने की मिल रही, पर वो 10 महीने में 9 महीने में खत्म हो जा रही, इतना पैसा दे रहा है, इस तरह से वो किया हुआ है। तो उनकी आपस की लड़ाई में, और ये जो कर्मचारी है, वैज्ञानिक है, वो पिस रहे हैं। जी। और डॉक्टर किशोर सर जी का हैंड रेज है मनीला सर। कृष्ण कुमार जी चलेगा क्या? धन्यवाद सर जी। हाँ, ये कृष्ण तो कुमार जी का सुनिए पहले। जी हाँ जी, हम बस हम लोग के बीच में एक श्लोक याद आ गया था, ये रहीम का है या कबीर का, वो सटीक बैठता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है काग निवोरी लेत। तो इस तरह से जो जिस गुण के पारखी है उसी को उसका उत्तरदायित्व रोज देना चाहिए। वो टॉपिक्स तो अभी बदल गया, मैं विषय से भटक गया हूँ। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद सर जी। KVK की या ऐसे संस्थाओं की जो बात चल रही है, जो डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे अभी जो अनुदान है वो बहुत कम कर दिए है, वहाँ के कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव काम पे गिरता ही है। जो मतलब एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके लिए तो रेगुलराइज करना ही चाहिए, उसके लिए अनुदान बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन इसी मंच पे हमने पहले भी सुझाव दिया था कि अब शरद जी है, रामकृष्ण जी है, या ये जो अच्छे किसान हैं उनके यहाँ पे प्राइवेट KVK खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, सरकारी यूनिवर्सिटीज भी है। सरकारीकरण का क्या नुकसान है हम सभी प्रज्ञावान लोग हैं, समझते हैं। जो ऑनेस्ट अफसर है, टीचर्स है, प्रोफेसर है, वो तो खूब काम करते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं कि जो एक बार सरकारी नौकरी मिल गई कि काम करते नहीं है। तो एक सुझाव जो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, मामा जी से या से कहिए कि जो अच्छे किसान है, जहाँ पे पूरी जांच पड़ताल होने के बाद में उनको प्राइवेट KVK का दर्जा दिया जाए, वहां पे लोग भेजे जाए, वही ट्रेनिंग करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, कुछ मात्रा में रिसर्च भी करेंगे। ऐसा अगर किया तो सरकार का बोझा भी कम हो जाएगा, और अच्छे जगह पे जो KVK खोले जाएंगे तो उसका जो सही मार्गदर्शन है किसानों को मिलेगा। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब चूंकि 9 मिनट का समय अपन ले लेते हैं, जैसा आपने सुझाव दिया आपको धन्यवाद, और जो सुझाव आए उनको भी धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी ने सबसे पहले बजट की बात की थी कि बजट में क्या शामिल करना चाहिए, सरकार ने उनसे सुझाव मांगे हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप सुझाव दे रहे हैं तो आपने एक तो सुझाव अच्छे दे दिए, लेकिन एक सुझाव इसमें स्पष्ट लिखा जाए कि जो भूसा भंडारण है, भूसा भंडारण का एक उसमें जोड़ा जाए, जो भी किसान भूसा भंडारण करना चाहता है उसको अनुदान दिया जाए, उसका जो है शेड बनाया जाए, उस पर जो है जैसे लोन दिया जाता है या जो भी, वो प्रक्रिया शुरू की जाए हर हालत में, और 100% अभी तुरंत जो है, क्योंकि आने वाली फसल रबी की फसल का जो भूसा है उसका किसान जगह जगह भंडारण करेंगे तो नरवाई नहीं जलेगी। साथ साथ में जो आप जो स्थानीय दूध डेयरियां हैं या जो गौशालाएं हैं और जो गौपालक हैं उनको भूसा की आवश्यकता होती है, जो भूसा ज्यादा रेट में मिलता है। तो अगर भंडारण हो जाएगा तो एक तो किसान की आय बढ़ेगी, दूसरा जो है हमारी गाय पालन का भी को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा जो है हमारी नरवाई नहीं जलेगी, और किसानों और गौशालाओं में भूसा भी उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इस बजट में भूसा भंडारण की व्यवस्था के लिए किसानों को अनुदान दिया जाए। जहां जहां जो लगातार दीवारों पर जो एडवर्टाइज होता है, हर विभाग में प्रचार प्रसार का पैसा आता है, बहुत लंबा बजट आता है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे को बचाया जाए और इधर जो है जैविक खेती की तरफ जो है लगाया जाए। जैविक का जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण और बड़ा स्टैंडर्ड प्रशिक्षण दिया जाए, उन किसानों को बड़ा जो है अनुदान दिया जाए, DBT किया जाए एकड़ के हिसाब से। उसका जो किसान है
1 एकड़ में अगर कोई किसान जैविक खेती करना शुरू करता है तो उसका मानदेय यानी 20 क्विंटल उसका गेहूं होता है, 20 क्विंटल की जगह हम ये मान लें कि उसका 5 क्विंटल भी हो रहा है, तो हमें 10-15 क्विंटल का जो है जो अंतर है वो किसान को दिया जाए, ताकि जो है किसान निर्भय होकर के जैविक खेती करना शुरू करे कि अगर हमारा 5 क्विंटल भी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना अनुदान मिल रहा है तो हम जैविक खेती करना शुरू करेंगे। और जब उसका लगातार उसका उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आदत बन जाएगी जैविक खेती करने की। जो बदनाम किया जाता है जैविक खेती को कि उत्पादन कम होता है और हमारा इसमें रासायनिक खेती में ज्यादा उत्पाद होता है और जैविक में कम होता है, तो वो किसान नहीं करता है। कुछ भी करते रहो आप, खाना पूर्ति करते रहो, लेकिन किसान नहीं सुनता है। जब किसान को, चूंकि जैसा लालची किसान हो गया है, किसान लालची इसलिए हो गया है कि रासायनिक डाल करके उसका उत्पादन बढ़ाया है, अब बढ़ाने की आदत हो गई है। सब्जियों में तो हर हालत में जो है पूरा बैन नहीं किया जाए, सब्जी में कोई भी इस प्रकार के जहर न डाल करके उसका ऑप्शन दिया जाए कि जो जैविक टॉनिक हैं वो ही किसानों को दिए जाएं। मैं तो कहता हूं उनको जो है जाकर के और फ्री में देना चाहिए, किसानों को डलवाना चाहिए, ताकि जो है इसकी जगह ये और इसकी जगह ये डालो, ताकि किसान जो है जैविक जहर डालने से बचे। और ये जो है भार जो है सरकार को उठाना चाहिए। जो गाड़ियां हैं, जो जैसे आपके या हमारे टीकमगढ़ में जो गाड़ियां हैं, कलेक्ट्रेट से जो अधिकारी हैं वो कलेक्ट्रेट में ही रहते हैं। हर अधिकारी को एक गाड़ी रहती है, वो कलेक्ट्रेट में रखी रहती है। अब 100 अधिकारी अपने ऑफिस में चले जाते हैं, 100 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। एक गाड़ी का किराया कितना लगता है, किराए पे ली गई गाड़ियां हैं, उनको कहीं फील्ड में जाना नहीं है और वहां से फिर शाम को वो है बंगले पे जाते हैं, ड्राइवर लेके गाड़ी चला जाता है, जिसपे खर्चा डल रहे हैं ऊट पटांग। मैं तो चाहता हूं कि वहां गाड़ियां ऐसे रिजर्व में रहें, एक 20 गाड़ियां रहें सिर्फ। किसी अधिकारी को जाना है तो कोई भी अधिकारी जो है कॉल करे और गाड़ी वहां वो फील्ड पे लेके चला जाए। अगर जो है जब जब जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो इतनी गाड़ियां लगाने की आवश्यकता क्या है। वो गाड़ी जैसे जब उनको ऑफिस से जो है घर जाना है तो उनके पास निजी गाड़ी है, हर अधिकारी के पास, वो ऑफिस से घर निजी गाड़ी से जा सकते हैं और ऑफिस आ सकते हैं। इस पे भी कई अरब रुपए का बजट जो है बचाया जा सकता है, जो अनावश्यक खर्च हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यथार्थ है कि एक तो लिखा पढ़ी के जो प्रचार प्रसार दस्तावेज, अभी किसी भाग में कितने पैसे जो छप रहे हैं, किताबें लिख रही हैं, बट रहे हैं, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। सिर्फ किसी भाग नहीं, हम सारे विभागों की बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक जो है जो खर्च है उसको रोक करके और इधर धरातल पे किसान, क्योंकि अगर जो है हम योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, जैविक, प्राकृतिक खेती, इन पे अगर हम खर्च करेंगे तो हम बचा पाएंगे। संस्कार, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो संस्कार आ रहे हैं, जो स्कूल शिक्षा, गुरुकुल, इन पर ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जाए, तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाए, ये हमारा सुझाव है। और इस पे जो जहां भी सुझाव जो दे सकते हैं वो अपने अपने स्तर से सुझाव जरूर लिख के भेजें और मेल करें और इसको भेजें। जी आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी सदन को नमस्कार। मेरा भी एक सुझाव है, अगर आप सुझाव सरकार के पास देना चाहते हैं तो मेरा जंगली जानवरों के प्रति सुझाव ये है कि अभी हम लोग जंगली जानवर से खास करके नीलगाय और बंदर से बहुत परेशान हैं। तो मेरा एक प्लानिंग हुआ है कि हालांकि बहुत किसान लोग बोलते हैं कि हम जानवरों को मार देंगे तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि जानवरों को फैमिली प्लानिंग जैसे हम लोग करवाते हैं अपने में, उसी से उनका फैमिली प्लानिंग करके उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो उसमें है कि नीलगाय का मेरा है कि नर जो है उसका फैमिली प्लानिंग करके ट्रैंकुलाइज करके उसको फिर जंगल में जाके छोड़ दें, तो हमको लगता है कि तत्काल में हमारा ये बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। इसके अलावा हम कुछ उपाय हमको दिख नहीं रहा है। तो इस तरह का अगर सुझाव जाता है सरकार के पास तो केंद्रीय स्तर पर अगर कुछ सब्सिडी और व्यवस्था होता है उसका बात ही करने के लिए, तो हमको लगता है बहुत बड़ा किसानों के लिए राहत का विषय होगा। तो अगर सदन का इसमें अगर उचित सुझाव लगता है तो फिर हम भी अपने जिला में डीएफओ डीसी से बात करके, मंत्री से बात करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत सुंदर। आदरणीय अशोक पटेल जी। सुझाव दे रहे हैं क्या किसानों को आगे बढ़ाने के लिए? जी मैं थोड़ा लेट जुड़ा। अभी हैंड रेस किया है आपने तो हम तो इसलिए बुलाया है। जी 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 मेरा तो एक निवेदन था, आप मध्य प्रदेश के किसान कल्याण विभाग के पतंजलि के प्रमुख हो, तो आग्रह है किसान ये सब चीज़ें जो सही बोल रहे हैं आपके प्रचार प्रसार और इसमें उसमें बहुत सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है,
और अभी किसानों का वो रात हो रही है, सब गांव गांव सब जा रहे हैं और इनसे कोई फायदा भी नहीं है। 4 आदमी सुनते हैं और वो बढ़ जाते हैं और उनका एक बहुत बड़ा मतलब बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। किसान का भला सिर्फ एक ही चीज में हो सकता, बाकी सब ढोंग है कि उसकी जो फसल है उसका और मूल्य मिल जाए उचित। उचित मूल्य मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम सरकार, अधिकतम नहीं। वो तो एक बहुत बड़ी, उसमें तो बहुत देश मतलब किसान बहुत समृद्ध बन जाएगा और पूरा देश भी समृद्ध बन सकता है अगर वो चीज लागू हो जाए। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर वो लागू नहीं करेगी सरकार, लेकिन एक न्यूनतम है। न्यूनतम जैसे उदाहरण बताते हैं हमारे, जैसे मक्का का रेट है 2400 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य, और आज हालत ये किसान की 1400-1500 रुपये में बिक रही है मक्का। और किसान का लागत भी नहीं निकल रही है, वो मतलब पूरी दुनिया को दे रहा है उसमें से सब, और उसके लिए कुछ भी नहीं बच रहा। वो खाद बीज दवाई वाला, भाड़ा वाला, ठेसर वाला, सबको पैसे बांट रहा है और खुद के लिए 1 रुपया नहीं बच रहा है। किसान नंगा है। तो ये सब चीजें बहुत ये गलत हो रही किसानों की। एक लाडली बहना है, लाडली बहना को एक 5 एकड़ का किसान है, उसको एक साल में 50 मतलब 5 साल में 50-60 हजार रुपये मिलेंगे। एक 5 एकड़ के किसान को आज उसकी 100 कुंटल मक्का है तो 1,000 रुपये कुंटल का उसको नुकसान। एक 5 एकड़ का किसान जो छोटा से छोटा किसान है उसको 1 लाख का नुकसान सिर्फ मात्र एक फसल में है। एक लाडली बहना योजना में 50-60 हजार 5 साल में सरकार दे रही उसको, और उसको 1 लाख का नुकसान है। तो ऐसा शोषण किसानों का बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद बीज दवाई पेट्रोल, पेट्रोल पे इतना टैक्स लग रहा पूछो मत। और जो पूरे हाहाकार मच रही, पूरे किसान रात और ये घूम रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, सब ढोंग है। सिर्फ आप किसानों को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अगर मिल जाता है तो किसान कम से कम उसकी लागत निकल जाए और उसके बच्चे पल सकते हैं। बस मेरा तो यही निवेदन है। और सरकार से आप सब लोगों को, संगठन को मांग करना चाहिए। अब कुछ किसान संगठन मांग करते हैं तो कहते ये तो देशद्रोही है, कुछ ये है वो है ढोंग है। तो भैया अब देशभक्त है, पूरी देशभक्त, तो देशभक्तों को ये इनकी सुध रखना चाहिए किसानों को। ये बेचारे कोई पाकिस्तानी थोड़ी और सब हिंदू ही है। ये है, जी अशोक ये है भैया, मेरा निवेदन। जी ओम, धन्यवाद। आपने आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया अशोक भैया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम जो कह रहे हैं आप मांग रखना चाहिए, सिर्फ हमारी जो है मांग रखो, आप सिर्फ मांग ही रखो। लेकिन जिससे मांग रख रहे हैं उसके बारे में या उसका विरोध करने से मांग, अगर आप मांग रख रहे हैं तो उचित है और रखना भी चाहिए। और जो आपने कहा है मक्का का रेट है, अन्य फसलों का रेट है, वो अच्छा मिलना चाहिए, ये बहुत हित की बात है। लेकिन जब राजनीति है उसमें घुस जाती है कि तो जो है उसका जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। आप सिर्फ किसान बन के मांग रखिए। देखिए, एक किसान को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, किसी पद से कोई लेना देना नहीं, किसी की बुराई से कोई लेना देना नहीं। जब आप तो मांगने जा रहा है ना, तो आप किसान बन के मांगने तो जाओ, वो देने को तैयार है। मेरी बात समझ रहे हैं आप अशोक जी? कहाँ दे दिलवा दो, मक्का का रेट दिलवा दो। अरे आप, हम ये कह रहे हैं कि अपन मांग रखो, सिर्फ मांग के साथ साथ वहीं जब मांग करते हैं ना तभी जो है सारी राजनीति हो जाती है। इसलिए जो है हमारा निवेदन है कि अरे किसानों दिया की करे मांग तो कोई मांग की जरूरत ही नहीं, देश बेसी आगे बढ़ जाता था। मांग जब नहीं मिलते नहीं कोई चीज, जब मांग रखता है किसान। और फिर आप सुनो, अभी आप मुन्नीलाल जी, एक बहुत शुद्ध बात बताता हूं मैं आपको। और आपको शायद अभी 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला था नहीं, कुछ मति भ्रष्ट लोग उसको गलत ठहरा रहे थे जबकि वो सही था। उसमें सिर्फ उन्होंने एक मांग करी थी कि हमारी फसल का कोई भी कंपनी ले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं ले, सिर्फ एक शब्द था उसका। वो सरकार ने नहीं जोड़ा था, वो तो आंदोलन हो गया। नहीं तब तक पूरी किसान रोटी मिलती, पैकेट में रोटी, तुमको रोटी और उसका मूल्य रहता। और पूरा देश में पूरी जो, क्योंकि कोरोना काल में कंपनियों ने समझ लिया कि एक ही धंधा है जो रोटी का जो सतत चलता रहता, बाकी पूरे धंधे ठप हो गए थे। तो ये कंपनी है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने रोटी पे निशाना था, वो तो बचा दिया पंजाब हरियाणा के किसानों ने। नहीं तो अभी रोटी के लाले पड़ जाते और कुछ नहीं करते, सब कुछ भी नहीं कर पाते ये। तो आप थोड़ी बुद्धि और विवेक से बात, ये जो मैं कह रहा हूँ कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सही है। अब न्यूनतम समर्थन मांग रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था गांव की सब किसान की, किसान से ही टिकी हुई है। हमारी रोजी रोटी तो किसानी से ही चलती है। तो वो बात नहीं बोलो, बाकी हो दिन भर गुणगान, उससे कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल खरीद लो और उस हिसाब से आपने भाव बढ़ा दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, उसकी वाहवाही आपने कर ली, लेकिन न्यूनतम मिलता कहाँ है? मंडी में बिकता ही नहीं किसान का माल।
किसान तो बर्बाद है बेचारा बुरी तरीके से। ये हालत है। और बाकी संगठन पूरे बने हैं। अब किसान का विरोध नहीं करेगा, किसान मांगने ही गए ना, विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जो उनने विरोध किया वो अड़ गए, जब सरकार मानी उनने कहा तो हम तो मान के 13 महीने संगठन, विश्व का ऐसा आंदोलन था 13 महीने तक चला जिसने सरकार को झुका दिया। तो आज तक कोई नहीं झुका पाया। वो इतिहास का एक बहुत बड़ा आंदोलन है, सब जितने आंदोलन उनमें। उस चीज को आप नकार दो तो नकार दो भैया, आपकी बुद्धि है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो सही चीज को सही बोलेगा ही बोलेगा। जी ओम, धन्यवाद। जी जी, किसान के हित में निर्णय होना चाहिए। इस वर्ष ये जो है 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाना है। अब इसमें किसानों ही के लिए जो है जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी चर्चा होगी, वो निश्चित किसानों ही की चर्चा होगी। तो इसमें लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आपने सुझाव दिए हैं। अब समय हो गया है। शिवाजी जी का हैंडी से अंतिम जो है आप अपना सुझाव रखें और फिर आगे चल बंद कर दें। जी, अभी मैं हमी भाव के बारे में सोच रहा था। पहले सदन को वंदे को मातरम। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ये सरकार को मांगने के बजाय हम अपनी व्यवस्था, हम उपज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका रेट एनालिसिस किया है क्या, कितने पैसे लगते हैं उसको, इतना प्रॉफिट लेके मैं इतने में ही दे दूंगा, कोई बता सकता है क्या। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बता सकता, प्रशासन नहीं, सरकार नहीं बता सकती, अपने सोशल संगठन नहीं बता सकते कि इतना भाव मुझे ये इतना मिला तो ही ठीक है, नहीं तो मेरी अल्टरनेटिव व्यवस्था प्रोसेसिंग की है, प्रोसेसिंग करके मैं इसका इतना ही कमाऊंगा। ऐसा कोई किसी ने ही एनालिसिस नहीं किया है। सरकार से मांगते बैठते हैं। अपना खर्चा जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना खर्चा जा रहा है अपने खुद के रोजगार के सहित, वो भी हमने लिखने की आदत डालनी चाहिए। पानी का, जमीन का भाड़ा, सब कुछ। और इससे आगे हम इतना भाव हमें चाहिए, ऐसा कोई सांगता है क्या। हमें भाव दे मतलब क्या, ये तो वेग टर्म है। इसके बारे में इससे पॉलिटिसाइज हो रहा है ये प्रॉब्लम। और फार्मर की, कृषक की अवस्था बेकार हो चुकी है। पॉलिटिसाइज हो गया तो एक पार्टी बोलती है हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो ऐसा करेंगे। ये गलत बात है। इसीलिए हम कृषक समाज ने अपना खर्चा कितना होता है अभी की अर्थव्यवस्था से चालू है वो, और किसी कंपनी को, कंपनी फायदे के लिए होती है, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। ये बेसिक अल्टरनेटिव हमने सोचना चाहिए और ये अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। इतना ही कहना था मुझे, बस। आपने बोलने की संधि दी, धन्यवाद। आपका कहने का मतलब ही नहीं समझ में आया, आपने बोला क्या है। अंतिम बात थी शिवराज जी की। आज जो 8:06 हो गए हैं, अब इस पे आगे चर्चा होगी। आज इतना ही जो है, आज क्योंकि सुबह से अब और कार्यक्रमों में जाना है। मैं प्रोसेस की बात की है, प्रोसेस करना चाहिए। और एक लिखित अभी मैं तो निवेदन करूंगा अशोक पटेल जी से कि 1-2.5 एकड़ का या 1 एकड़ का आप जो है एक लागत का चार्ट जरूर बना दें कि इसमें लागत में कितना आता है। जैसे मक्का का है या गेहूं का है या धान का या किसी भी फसल का लागत क्या आ रहा है, ये जो है अपन को बताना है। पहले इस पर चर्चा होगी कि इसकी लागत क्या आ रही है, वो अपन सरकार के पास रखेंगे कि इससे हमें फिर आगे रेट चाहिए। लागत जो आ रही है उसका कम से कम 20% फायदा किसान को हो या 25% फायदा हो, इसके बाद रेट हो। जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और वंदे मातरम। और आदरणीय शरद जी वर्मा जी से निवेदन करूंगा आप आभार ज्ञापित करें। ओम ओम रूप सिंह जी, आज की सदन को प्रणाम। चर्चा में मैं भी थोड़ा सा शामिल होना चाह रहा हूँ। अब नहीं हो, अब कल हुई हो आप शामिल। छोटी सी चर्चा है, बस जानकारी एक कि 5 फरवरी को बेटी की शादी है, उसके लिए आज चर्चा में मैं भी शामिल होते हुए सबसे चर्चा कर लूं कि बेटी की शादी है, सभी को आमंत्रित कर रहा हूं हृदय से। जी, बहुत अच्छा रूप सिंह भैया जी। जी, रूप सिंह आप जो है बेटी की शादी करेंगे और हम सब योगहार के परिवार के सदस्य जो भी आप जो है बेटी की शादी में जो संकल्प है, चूंकि छोटे किसान हैं आप, निश्चित है आपसे हम बात करते हैं अभी फोन लगा के, ठीक है ना। जी 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 रूप सिंह।